Hello students, today we are going to discuss about three main important topics that are body mass index, basal metabolic rate and calorie. अच्छे से टॉपिक को समझना है और कोई भी डाउट होता है तो आपको पूछना है बिकॉज एग्जाम व्यू से ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई विल टेक टेस्ट ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक्स, सो वो अच्छे से पढ़ना है, कभी भी टेस्ट लिया जाएगा. So let's start with body mass index. What is body mass index? It is a measurement of body fat. Okay, body fat का measurement है based on your weight in relation to your height. हाइट और वेट के रिलेशन में बॉडी फैट का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है. सेकेंड पॉइंट देखो, इट इज़ अ मोर ऑफ एन इंडिकेटर देन अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पर्सनस टोटल बॉडी फैट. ये एक तरह का इंडिकेटर है टोटल बॉडी फैट का मेजरमेंट करके पता लगाना, जबकि ये कोई डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड नहीं है. एज अ BMI स्कोर इंक्रीजेस सो डज द पर्सनस टोटल बॉडी फैट इंक्रीजेस. तो जिस तरह से बॉडी मास इंडेक्स का स्कोर जब हम कैलकुलेट करेंगे और वो स्कोर अगर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में फैट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम BMI से किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? फैट का ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं. हाउ टू कैलकुलेट BMI? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला ये है आपके पास, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर. ठीक है, तो एग्जांपल देख लो. फॉर एन एडल्ट विद हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर, एक एडल्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर है, एंड वेट ऑफ 75 kg, और 75 यानी 75 किलो उसका वेट है. तो स्टेप कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द हाइट इनटू मीटर एज देयर आर 100 सेंटीमीटर इन मीटर. हमें पता है कि सबसे पहले हमें जो हाइट है उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मीटर में, क्योंकि फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है? मीटर. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है. कभी भी कुछ और तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आपको, वो सेंटीमीटर में दे देगा, तो सेंटीमीटर को क्या करना है आपको? मीटर में करना है, क्योंकि हमारे पास भी देखो कितना है? 180 सेंटीमीटर है. सो कन्वर्ट करना है. एज देर आर 100 सेंटीमीटर इन मीटर, हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वी डिवाइड बाई फिगर बाई 100. सो इस वजह से हमें क्या मिल गया? 1.8 मीटर हमने डिवाइड कर दिया और हमें 1.8 मीटर मिल गया. कन्वर्ट कर दिया 180 सेंटीमीटर को. अब हम फॉर्मूला लगा देंगे. फॉर्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर, और वो किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए. तो वेट कितना है पेशेंट का? 75 kg, तो 75 kg डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर. सो ऑल कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया BMI? 23.15, 23.15. ये उस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स है, फैट असेसमेंट है. ओके, अब WHO ने क्या क्लासिफिकेशन दी है कि अगर किसी का स्कोर कितना आता है kg पर मीटर स्क्वायर, वो क्या कहलाएगा. ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अंडर वेट, देखो एक तरफ वेट स्टेटस है, एक तरफ बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, सो अंडर वेट में कितना होगा? 18.5 से कम. ओके, नॉर्मल रेंज में कितना होगा? 18.5 टू 24.9. एंड ओवर वेट, अगर किसी की बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो 25.0 टू 29.9 उसको बॉडी मास इंडेक्स होगा. लेकिन अगर कोई ओबीज है, मोटा है, तो 30 से भी ज़्यादा होगा. अब ओबीज में भी 3 कैटेगरी हैं, उससे भी ज़्यादा. ओबीज क्लास 1, ठीक है, ओबीज क्लास 2, ओबीज क्लास 3, तो लगभग ये लोग 40 तक पहुंचते हैं. ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका. राइट, तो ये WHO की क्लासिफिकेशन है. आप भी अपना BMI निकाल सकते हो, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. ओके, तो उसको आप डिवाइड करके देख लो, आपका BMI निकल आएगा. आपको पता चल जाएगा कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल रेंज में हो, या ओवर वेट हो, ओबीज हो. राइट, लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग BMI. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो BMI को अफेक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है कि हमने जो एग्जैक्टली लिया वो अच्छा सा आ जाएगा, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर. ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये 4 हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनको समझते हैं. फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर.
फर्स्ट पॉइंट देखो, मैनी स्टडीज हैव आइडेंटिफाइड ए स्पेसिफिक डिफेक्ट इन जीन दैट कंट्रोल बॉडी वेट। तो हमें पता है कि हमें अपने पेरेंट्स से जीन मिलते हैं, उन जीन के बेसिस पे हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। जीन्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड होते हैं कि हम काले होंगे या गोरे होंगे, या हेयर स्टाइल हमारा कैसा होगा, हेयर ग्रो ज़्यादा होंगे, हेयर कम ग्रो होंगे। ये किसके बेस पे डिसाइड होता है? जीन्स के बेस पे डिसाइड होता है। तो कई ऐसे जीन्स भी होते हैं जिनमें डिफेक्ट्स होता है और जिसकी वजह से बॉडी वेट कंट्रोल में होता है, ठीक है। वो कंट्रोल क्या है? ओवर कंट्रोल भी हो सकता है, अंडर कंट्रोल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। लाइक फादर हैं, फादर को क्या कहते हैं? ओबीज हैं, बट जीन जो आपका है उसमें डिफेक्ट है फादर के, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो कैसा होगा? वो अंडरवेट भी हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का जीन डिफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए डिफेक्ट इन जीन दैट सिंथेसाइज लेप्टिन which is a crucial hormone substance produced by fat and released into the bloodstream that act as hypothalamus to regulate body weight। अब देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ओके। सो हाइपोथैलेमस जो होता है वो रेगुलेट करता है बॉडी वेट को। की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसमें क्या कह रहा है कि जो डिफेक्टेड जीन होता है वो सिंथेसाइज करता है लेप्टिन। डिफेक्टेड जीन बनाता है एक लेप्टिन नाम का हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन, ठीक है, तो ये जो डिफेक्टेड जीन है वो क्या सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है? लेप्टिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमारे ब्लड में आता है, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होता है? फैट से, ओके। तो वो किस में आएगा? ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद जाएगा हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस को ये मैसेज देगा कि वेट इंक्रीज करना है या वेट रिड्यूस करना है या वेट ओवर वेट करना है। उस हिसाब से हमारी बॉडी में डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ लेप्टिन प्रोड्यूस कंटिन्यूअल हंगर एंड मार्क्ड ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। आप देखो बहुत सही बात समझा दी इसने कि किसी भी बच्चे में, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, जन्म से, ठीक है, जन्म से ही किसी बच्चे में अगर लेप्टिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्सेंस है, तो क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं जाएगा, और हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं जाएगा तो हाइपोथैलेमस बार बार क्या फील कराएगा? हंगर, ठीक है, भूख लगेगी, और भूख लगने की वजह से क्या होगा? बच्चा बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, और जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा? ओबेसिटी, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी बच्चे में जीन डिफेक्ट है, और जीन डिफेक्ट क्या है? लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो हमारा हंगर सेंटर है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हंगर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा? हंगर सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन करके हंगर बढ़ा देगा, और हंगर बढ़ाने की वजह से क्या होगा? ओबेसिटी होगी, राइट। नेक्स्ट देखो पॉइंट, द सेकेंड जेनेटिक डिफेक्ट ऑब्जर्व इन बॉडीज रिस्पॉन्स टू सिग्नल लेप्टिन प्रोवाइडेड। ये भी एक अलग चीज़ है कि लेप्टिन बन तो रहा है, अब उसका सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है। This signal largely determines how much one eats, how much energy one expends and ultimately one's body weight। तो जो सिग्नल लेप्टिन प्रोवाइड करता है हार्मोन, वो ये डिटरमाइन करता है एक पर्सन कितना खाना खाता है, ठीक है, और कितनी एनर्जी उसे कंज्यूम करनी है, कितनी उसे खर्च करनी है, एंड अल्टीमेटली वंस बॉडी वेट, और उसका बॉडी वेट कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम ही हो रही है, उसको यही नहीं पता चल रहा है कि उसे कितना खाना चाहिए, उसकी बॉडी कितनी यूज करेगी एनर्जी, तो वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा खाएगा, तो बहुत ज़्यादा खाएगा तो ओवरवेट होगा, और बहुत कम खाएगा तो अंडरवेट होगा। समझ गए? ये दो जीन डिफेक्ट हैं। पहला, लेप्टिन एब्सेंस है तो उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट ओवरवेट, और अगर किसी की बॉडी में जो जेनेटिक डिफेक्ट दूसरा क्या है कि लेप्टिन के सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट में उसे पता नहीं चलेगा उसे कितना खाना खाना है, कितनी एनर्जी एक्सपेंड करनी है, और उसका अल्टीमेटली बॉडी वेट कितना होना चाहिए। ये सब न्यूरोकेमिकल्स का थोड़ा होता है हमारी बॉडी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फैक्टर डिस्टर्ब करता है, आपके अफेक्ट करता है बीएमआई को, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर,
ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टडी बहुत सारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, स्टडीज हैव शोन दैट ओबीज पीपल आर अबाउट 25% मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन कंपेयर्ड विद दोज हु आर नॉट ओबीज। सो इसीलिए हम बोलते हैं फिजिकली फिट रहो। क्यों फिट रहो? क्योंकि ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर रहेगा, हाइपोथैलेमस फंक्शन करेगा प्रॉपर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉपर अमाउंट में हंगर लगेगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना लगेगी, ठीक है, बॉडी में, आप एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। तो स्टडीज़ ने क्या देखा कि लगभग 25% जो ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो किस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं? डिप्रेशन, ठीक है। सो उनमें क्या होता है, डिप्रेशन हो सकता है, ऐसे जो मोटे लोग होते हैं जो बार बार बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये क्यों खाते हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो देखो दूसरी लाइन पढ़ लो, मैनी ओबीज पीपल ईट इन रिस्पॉन्स टू नेगेटिव इमोशंस सच एज बोर्डम, सैडनेस, एंगर। आपने सुना होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दो काम करते हैं, या तो गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, दुखी होंगे, तो वो या तो खाना नहीं खाएंगे या वे बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो जो ओबीज लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, अपना नेगेटिव इमोशन को रिमूव करने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए, सप्रेस करने के लिए वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे। जैसे बोर्डम हो गया, बहुत ज़्यादा बोर हो गए, ठीक है, अब वो चिप्स और पता नहीं क्या क्या फैटी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। और सैडनेस हुई तो उस टाइम पे भी डिस्टर्ब हुए, खाना खा के अपना कैसे भी करके अपने सैडनेस को डाउन कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी उसे गुस्से को कंट्रोल करना है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इमोशंस क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ही तो है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज ईटिंग सूथ फियर सैडनेस वरी फॉर द सेम। और जब हम खाना खाते हैं तो हमें फिर से यही प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें डर लगता है और दुखी होते हैं, वरी होते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए? जो इस बात के लिए टेंशन हो रही होगी पेशेंट को, उस चीज़ के लिए टेंशन होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होगा, ओबीज होगा। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर, ठीक है। जो बीएमआई को अफेक्ट करता है वो लाइफस्टाइल फैक्टर क्या हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में हैं। फर्स्ट है लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि हम कितना अपने बॉडी को फिजिकली काम करा रहे हैं, ठीक है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल कैन लीड टू ओबेसिटी। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दिन भर खाते रहना, एक जगह बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कोई फिजिकल वर्क नहीं, वो लोग क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से उनका बीएमआई बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको रिजॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, योगा करना स्टार्ट कर दें, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कर दें, अपने आप नॉर्मल आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स में मतलब ए लार्ज कंजप्शन ऑफ फूड्स हाई इन शुगर फैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ वेट गेन, ठीक है। बीएमआई बढ़ेगा, वेट गेन होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी शुगर ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो उनको वेट गेन होना है। कंसिक्वेंटली द टोटल एनर्जी इनटेक राइजेज विच कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरवेट एंड वाइस वर्सा। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्या बताया था आपको, फैट और शुगर की। एनर्जी फूड में क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी फूड। एनर्जी फूड में बताया था कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर है, हाई एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट कंज्यूम, ठीक है, कंसंट्रेटेड एनर्जी देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंज्यूम करते हैं फैट को, शुगर को, उनको क्या होगा, वो ओवरवेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्लीपिंग आवर्स। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इंक्रीज योर एपेटाइट एंड क्रेविंग फॉर फूड्स हाई इन कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैप्टिन हार्मोन का, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब सोते नहीं है, हमको इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, ठीक है, या लैक ऑफ स्लीप। तो नींद नहीं आएगी किसी को और सोएगा नहीं, तो क्या डिस्टर्ब होगा, हमारा हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में डिस्टर्ब होगा, हंगर सेंटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और हंगर सेंटर अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, क्रेविंग होगी फूड की, तो बहुत ज़्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट लेना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर भी डिस्टर्ब करता है हमारे बीएमआई को। इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कंट्रीब्यूट टू अनहेल्दी फूड चॉइसेस। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि किसी को इकोनॉमिकली पुअर है, यहाँ पे ये बात है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो लोग क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड की चॉइसेस कर रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे खाते हैं ये लोग। Among low socio-economic groups, they tend to buy products which are cheaper to reduce their food budget while maintaining diet similar to average population diet. अब यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है जो अमीर लोग हैं वही फैटी चीज़ें खाए जा रहे हैं, गरीब भी खाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जैसे चिप्स हो गए, ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल होती हैं, और भूख भी बंदे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाती है इस चीज़ को लेकर। तो क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग देखो तो एमंग लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो चीपर होते हैं, ठीक है, कम पैसे वाले होते हैं, उनके फूड बजट को कम करते हैं, मतलब खाने में उनको संतुष्टि आती है कि हमने खाना खा लिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो नॉर्मल और बैलेंस डाइट उन्होंने नहीं ली है, ठीक है, खाना तो खाया बट बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है। एंड सो प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी बाय मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स डिक्रीजेस, और इसी वजह से जो मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें क्या है, हाई रिच ऑफ विटामिन हैं, हाई रिच ऑफ मिनरल्स हैं, हाई रिच ऑफ प्रोटीन है, जो क्या है बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वो क्या ऐड कर रहे हैं अपने फूड में, बट द प्रोपोर्शन बाय स्वीट्स, एडेड फैट्स, सीरियल्स इंक्रीजेस विच कैन लीड टू ओबेसिटी। और वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे स्वीट्स हो गया, फैटी चीज़ें हो गई, सीरियल्स हो गए, इन्हें खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था आपका बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हमने पढ़ा कि बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसमें हम फैट का कैलकुलेशन करते हैं इन रिलेशन ऑफ वेट एंड हाइट। फॉर्मूला क्या है फैट का कैलकुलेशन करने के लिए, बीएमआई का, बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर हाइट आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे डिवाइड करके निकालना है क्या, बॉडी मास इंडेक्स। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स एंड सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? फूड इज फ्यूल सोर्स ऑफ द बॉडी, द इंजेस्टेड फूड अंडरगोज मेटाबॉलिज्म टू लाइब्रेट एनर्जी रिक्वायर फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। देखो बहुत छोटी और सिंपल सी बात बताता हूँ, हमें किसी भी गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, केरोसिन की ज़रूरत होती है। एज इक्वल टू द सेम उसी की तरह हमें अपनी बॉडी को रन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है जो एक फ्यूल की तरह काम करता है। ये फूड जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर के ब्रेक डाउन होते हैं सारे सब्सटेंस, और उसमें से फिर निकलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी इसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स हैं या वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उन चीज़ों को रन कराते हैं, ठीक है। तो मेन कंज्यूम्स फूड टू मीट द फ्यूल डिमांड ऑफ 3 ऑनगोइंग प्रोसेस इन द बॉडी। और 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 प्रोसेस ऐसी हैं जो फूड डिमांड के लिए, एनर्जी मिलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेकेंड है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट की। क्या है बीएमआर? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन द लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ठीक है। बहुत सीधी सी डेफिनेशन कैसी है कि एक पर्सन को अपनी लाइफ के हर फिजिकल और मेंटल वर्क को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्या है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। और ये कब का होना चाहिए? पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, यानी कि जब खाना पीना खा लिया है और रिलैक्स हो गए तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेवरल फंक्शंस विद इन द बॉडी अकर्स एट बेसल कंडीशंस। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बेसल कंडीशन की वजह से रन करती हैं, जैसे वर्किंग ऑफ हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स,
कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, जीआई मोटालिटी, आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, इन्हें क्या आप खुद से कराते हो? नहीं कराते हो ना। ये हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो इनवॉल्ट्री मूवमेंट में होती हैं, खुद से होती हैं, और बॉडी में जो हम फूड लेते हैं उसी एनर्जी से ये चीज़ें होती हैं। जैसे हार्ट खुद से काम करता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस खुद से चलती हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाय रीनल ट्यूब्यूल, जो हमारे रीनल यानी कि रीनल में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन्स में ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जीआई मोटालिटी, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सब प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसल कंडीशंस। मेजरमेंट कैसे करेंगे बीएमआर का? बीएमआर कैन बी मेजर्ड बाय apparatus ऑफ बेनेडिक्ट एंड रोथ, ठीक है, क्लोज सर्किट डिवाइस होती है, और बाय डगलस एंड बैग मेथड्स, ओपन सर्किट डिवाइस। तो दो तरह के डिवाइसेस हैं, क्लोज सर्किट डिवाइस एंड ओपन सर्किट डिवाइस। द सब्जेक्ट शुड बी अवेक एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट in post-absorptive state. The patient should not have taken anything by mouth from past 12 hours. आप समझ गए आप बात को कि एक पर्सन है वो उसे जागते रहना चाहिए ऐसे टाइम पे जब टेस्ट हो रहा हो, कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, और उसने कम से कम 12 घंटे से पहले तक कुछ नहीं खाया हो, ठीक है, कंफर्टेबल सराउंडिंग में होना चाहिए जब हम ये टेस्ट करें। हम पढ़ेंगे बेनेडिक्ट रोथ मेथड। इसमें क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द सब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 6 मिनट अंडर बेसल कंडीशन इज डिटरमाइंड। जो पर्सन है वो 2 से 6 मिनट के बीच में जो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज 4.825। 1 लीटर ऑक्सीजन में कितनी कैलोरी हम लेते हैं? 4.825। तो हीट प्रोड्यूस 6 मिनट में कितनी होती है? क्योंकि हम 2 से 6 मिनट का रेशियो ले रहे हैं ना, तो 6 मिनट में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 4.825। हीट प्रोड्यूस इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना होगा? 4.825 इंटू 10। ओके, सो बॉडी सरफेस एरिया अगर हम देखें टोटल तो क्या होगा? हाइट 0.725, वेट 0.425 इंटू 71.84, ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। तो BMR क्या होगा? फॉर्मूला टोटल हीट प्रोडक्शन इन किलो कैलोरी पर आवर डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हम BMR निकाल सकते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होंगी BMR की? एडल्ट में 35 to 38 किलो कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर या 1600 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। एडल्ट वुमेन में कितना होगा? 32 to 35 किलो कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर या 1400 कैलोरी पर डे। A BMR value between 15% माइनस एंड प्लस 20% इज कंसीडर्ड नॉर्मल। अगर नॉर्मल BMR किसी का हमें डिसाइड करना है तो कितना होगा? उसको आना चाहिए 15% माइनस से लेकर प्लस 20% के बीच में। ये पूरी टेबल है, एक बार आप जो पॉज करके देख लेना, मैन और वुमेन में क्या क्या रेंजेस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू हाइट के BMR, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे BMR को? सरफेस एरिया, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया, बॉडी में कितना बॉडी सरफेस एरिया है वो भी डिपेंड करता है। सेक्स, मेन हैव मार्जिनली हायर BMR 5%, ठीक है, मेन में BMR 5% ज़्यादा होता है अदर देन वुमेन। एज, इन इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन BMR इज हायर। इन्फेंट और बच्चों में जो क्या होता है BMR हाई होता है, जबकि इन एडल्ट BMR डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर डिकेड ऑफ लाइफ, और एडल्ट्स में हमेशा ये 2% कम होता रहता है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज विद रेगुलर एक्सरसाइज BMR को। हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन इंक्रीज BMR, थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो BMR को इंक्रीज करेगा। और भी बहुत सारे हैं जैसे एपिनेफ्रिन, कार्टिसोल, सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीजेस BMR, ये भी BMR को इंक्रीज कर देते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर भी हैं, BMR इज़ हायर इन कोल्ड क्लाइमेट्स कंपेयर टू वार्म क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट आप पहाड़ियों पे हैं, ठंडी जगह पे हैं तो आपका BMR ज़्यादा आएगा। स्टार्वेशन, अगर भूखे हैं तो उस समय हमारा BMR कम हो जाता है, ठीक है। फीवर इंक्रीज कर देता है BMR को, 10% इंक्रीज करता है पर 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। डिजीज स्टेटस अगर कुछ है तो उसकी वजह से, जैसे इन्फेक्शन है, ल्यूकोमिया है,
कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन, तो भी बीएमआर बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ बीएमआर क्या है, ध्यान से देखो। बीएमआर इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड प्लानिंग ऑफ डाइट। क्या इंपॉर्टेंस है बीएमआर कैलकुलेट करने की, कि कोई इंडिविजुअल है उसकी डाइट रिक्वायरमेंट को प्लान करने के लिए हम क्या करेंगे, बीएमआर कैलकुलेशन करेंगे। थायराइड फंक्शन को टेस्ट करने के लिए बीएमआर चेक करते हैं। बीएमआर इज बिलो नॉर्मल इन स्टार्वेशन, अंडर न्यूट्रिशन अगर है तो क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज का पता लगाएगा। बीएमआर इज abnormal above normal in fever, diabetes insipidus, ल्यूकेमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। बीएमआर बढ़ा होता है फीवर की कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में, ल्यूकेमिया और पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया बीएमआर। अब बात करते हैं कैलोरी की। The calorie is unit of energy widely used in nutrition. The amount of heat needed to raise 1 gram water by 1 degree Celsius. कैलोरी एक तरह की टर्म है जो वाइडली यूज की जाती है न्यूट्रिशन में। ठीक है, कैलोरी क्या है, कैलोरी द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितनी हीट होनी चाहिए, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर कोई हीट इंक्रीज कर देती है तो वो क्या है, कैलोरी है। फूड न्यूट्रिएंट्स एज फैट, फैट कंटेन करता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी मेजरमेंट कैसे करनी है, कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, मेन में 2500 किलो कैलोरी होनी चाहिए पर डे और वुमेन में 2000 किलो कैलोरी पर डे होनी चाहिए। बॉम्ब कैलोरी मीटर एक होता है जिससे हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, द फूड इज प्लेस्ड इन सील्ड कंटेनर surrounded by water, an apparatus known as bomb calorimeter. The food was completely burned and the resulting rise in water temperature was measured. फूड को एक सील्ड कंटेनर में रखेंगे जो वाटर से सराउंडेड है, पानी से घिरा हुआ है, और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसे बोलते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट में हम फूड को रख देंगे और फूड को कम्प्लीटली बर्न किया जाएगा। और उसके बर्न होने की वजह से वाटर टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसको हम मेजर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कितनी कैलोरी यूज हुई। रिवाइज कीजिए वीडियो, देखिए ढंग से। कोई भी डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं।